हाय स्मार्ट पीपल, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस सीरीज़ जो कि है 20 मिनट्स फॉर नीट। आप जानते हैं कि इस सीरीज़ के अंदर हम नीट एग्जामिनेशन में आने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उठा रहे हैं और उस टॉपिक को जीरो से लेकर एडवांस तक हम कंप्लीट करेंगे विद इन जस्ट 20 मिनट्स। तो आज के इस सेशन में मैंने टॉपिक जो उठाया है वो है ग्लाइकोलिसिस, यस, फ्रॉम द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब आते हैं इस पूरे या मतलब इस ग्लाइकोलिसिस के बेसिक से पॉइंट से, फिर मैं आपको ये साइकिल पूरी समझाऊंगा हाथों से लिख के, ठीक है। तो बात की जाए पहला कि इसमें क्या होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, बिकॉज आप जानते हैं ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में टूट जाएगा इस साइकिल के अंदर। ऐसा नहीं है कि उस पायरुविक एसिड को भी आप CO2 में तोड़ दोगे, वो बाद में होगा, वो क्रैब साइकिल में लिंक रिएक्शन में होने वाला है, ठीक है। सेकंड, इट अकर इन ऑल द सेल्स ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, सभी सेल में होने वाला है, आप कोई भी सेल उठा लो। नेक्स्ट, इट अकर इन बोथ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मींस ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट रिएक्शन होने वाली है। इसको EMP पाथवे भी कहते हैं और होती कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म के भी कौन से वाले पार्ट में, साइटोल के अंदर होती है, ठीक है। ये पूरी रिएक्शन जो है ये 10 स्टेप रिएक्शन है और इन 10 स्टेप्स में से फर्स्ट, थर्ड और 10 ये लास्ट के जो 3 स्टेप्स हैं ये इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, मतलब इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी सारे स्टेप्स क्या है, रिवर्सिबल हैं, तो टोटल 10 स्टेप्स होते हैं इसमें, ठीक है। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट स्टेप, जहां पे क्या होगा, मेरे पास ग्लूकोज है, ठीक है। आई हैव व्हाट, आई हैव ग्लूकोज। तो भाई ग्लूकोज जो है वो एंटर कर चुका है हमारी सेल में। अब ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक ग्लूकोज जो एक फॉस्फेट है ना वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सर कैसे अटैच होगा, तो इस जगह पे क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे एक ATP को तोड़ के एक ATP देंगे यहाँ पे, ये ATP टूटेगा और क्या बनाएगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट जाके जो है इस ग्लूकोज के साथ जुड़ जाएगा 6th वाले कार्बन के साथ, ठीक है। तो ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब क्या होगा, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होगा फर्दर, इसमें कुछ ट्रिक है ना, कुछ एक तरीके से चेंजेस होने वाले हैं, आइसोमराइजेशन होगा और ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, कुछ आइसोमराइजेशन मतलब कुछ चेंजेस हुए और इस तरीके से ये इस वाले पार्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये फर्दर कन्वर्ट होगा किसमें, कन्वर्टेड नेक्स्ट इनटू, इस पे एक और ATP देंगे और उस ATP की वजह से यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में एक और फॉस्फेट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, एक ATP और यूज किया और कन्वर्ट करा दिया ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर और हमें क्या मिल गया, वी गॉट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो वी हैव गॉट दिस प्रोडक्ट राइट हियर। तो हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और हमने इस तरीके से 2 ATP यहाँ पे कंज्यूम कर लिए एंड दिस होल स्टेप इज एक्चुअली एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप, एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुई है। और बात की जाए कुछ और बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, पहली बात आप मुझे बताइए कि जो ग्लूकोज है वो कितना, यहाँ पे हमने कितने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिए हैं, तो वो सर हमने सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लिया है, तो 1 मॉलिक्यूल, और वो कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, ठीक है सर। कितने फॉस्फेट है इसमें, कोई फॉस्फेट नहीं है, तो फॉस्फेट की बात करें तो 0 फॉस्फेट। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें कितने फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट है, और ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल हमने लिया है 6 कार्बन का, और इसमें फॉस्फेट कितने हैं, एक फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, फ्रक्टोज की बात करें, ये भी कितने मॉलिक्यूल, कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और कितने फॉस्फेट है इसमें, एक ही फॉस्फेट है, फाइन। नेक्स्ट देखो, इस वाले में देखो, इसमें बात की जाए तो ये भी एक मॉलिक्यूल लिया है जो कि 6 कार्बन का है और इसमें इस बार हमारे पास फॉस्फेट कितने हैं, 2 फॉस्फेट है, बिकॉज यहाँ पे इस ATP से एक फॉस्फेट यहाँ जुड़ गया और एक बार यहाँ जुड़ा था। सुपर क्लियर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ एंजाइम्स कौन कौन से इस्तेमाल होने वाले हैं। तो यहाँ पे ना कुछ एंजाइम्स इस्तेमाल होंगे, इस जगह पे एंजाइम जो इस्तेमाल होगा उसका नाम है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। पहला एंजाइम स्टमक, यहाँ पे कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, चेंजेस हुए हैं, तो मतलब यहाँ पे एक तरीके से आइसोमराइजेशन हुआ है, कंपाउंड सेम है और फ्रक्टोज भी सेम है, बस आइसोमराइजेशन हुआ है। तो यहाँ पे जो एंजाइम हम यूज करने वाले हैं उसका नाम होगा फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, ठीक है, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, यहाँ पे ये वाला एंजाइम यूज किया है। नेक्स्ट देखो, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, ये कुछ तोड़ा पोड़ा है ना, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होने वाला है हमारे पास,
दैट इज गोइंग टू बी फ्रक्टोज, बिकॉज यहाँ पे फ्रक्टोज बन चुका है, यहाँ भी फ्रक्टोज है, तो अब हेक्सो हटा दो, है ना, यहाँ पे लगाएंगे फ्रक्टोज, फ्रक्टोकाइनेज या फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इस चैप्टर को याद करने का बस एक ही तरीका है कि यार स्क्रिबल स्क्रिबल एंड स्क्रिबल। तो टेक 2 मिनट्स, इस पूरे पार्ट को अपने माइंड में बिठाओ, पेन कॉपी लो और खुद से लिख के देखो इन सारे स्टेप्स को। हो गया? तो हमने जो सबस्ट्रेट क्या है वो लिख लिया, प्रोडक्ट क्या है वो लिख लिया, एंजाइम कौन सा यूज़ है वो लिख लिया, इस कंपाउंड की डिटेल्स लिख ली। अब बात करते हैं कौन कौन से स्टेप, इन स्टेप्स के नाम क्या है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला स्टेप आपने देखा, इसे कहते हो आप क्या, यू कॉल दिस, यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हुआ है ना, तो इसे आप कहोगे एक तरीके से फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। ओके सर, ये था आपका पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, ये वाला, इसे आप कहोगे आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन। ठीक है सर, ये सेकंड स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप देखो, इस तीसरे स्टेप में क्या हुआ है, एक तरीके से फॉस्फेट ऐड हुआ है, तो वापस से क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन। लेकिन यहाँ पे क्या था, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज हुआ था, और यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज हुआ है, तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, तो हमने सारी बातें 1 से लेके, ये तीसरा स्टेप हो गया आपका। और अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ये स्प्लिट हो जाएगा, ये 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, बिकॉज ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो है, ये अब 3-3 कार्बन में, ट्रायोज शुगर में टूट जाएगा। ठीक है, ये हेक्सोज शुगर है, अब ये 3 और 3 में टूट जाएगा। तो इसको आप देखेंगे तो इस तरीके से ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा। एक बनेगा क्या, एक बनेगा DHAP, दैट इज डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये बन जाएगा, ये हो गया आपका DHAP, और यहां बन जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये भी क्या है, ये भी एक ट्रायोज शुगर है, मतलब 3 कार्बन की शुगर है, और ये भी क्या है, ये भी एक ट्रायोज शुगर है, ट्रायोज शुगर। ठीक है, और इनकी डिटेल लिखते हैं। तो बात की जाए तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड जो है कितने मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, और ये कितने कार्बन से बना हुआ है, 3 कार्बन से। इसकी बात करते हैं, ये भी आपका एक मॉलिक्यूल है, और कितने कार्बन से बना हुआ है, 3 कार्बन से। इसमें कितने फॉस्फेट है, एक ही फॉस्फेट है, और इसमें भी कितने फॉस्फेट है, एक ही फॉस्फेट प्रेजेंट है। ठीक है सर, इसे किया किसने, तो यहाँ पे जो एंजाइम हम यूज करने वाले हैं, उस एंजाइम का नाम है दैट इज एल्डेज या एल्डोलेज। एल्डोलेज ने क्या कर दिया, स्प्लिटिंग करवा दी सर, यहाँ पे क्या करवा दी, स्प्लिटिंग करवा दी। तो ये स्प्लिटिंग के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये हमारा वो कौन सा हो गया, 4th वाला स्टेप हो गया। ठीक है सर, ये हो गया हमारा 4th स्टेप, जिसको आपने क्या नाम दिया, स्प्लिटिंग नाम दे दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो DHAP बना है 3 कार्बन का, और ये बना है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 कार्बन का, ये DHAP जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर। वंस अगेन, ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड है, ये आइसोमराइजेशन करके कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर। तो मैं यहाँ पे एरो दिखा रहा हूँ, और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं 5th स्टेप, जिसमें आप कह सकते हो आइसोमराइजेशन, और आइसोमरेज नाम का एंजाइम यहाँ पे जो है वो काम करने वाला है। फाइन, अब देखो कौन कौन से स्टेप्स रिवर्सिबल हैं, कौन कौन से इरिवर्सिबल हैं। मैंने आपको पीछे दिखाया ना, देखो 1st, 3rd और लास्ट स्टेप, ये जो है ना, ये वाले स्टेप्स जो होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं, और बाकी सारे जो स्टेप्स हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल हैं। तो इनको छोड़ दो, 1st वाला इरिवर्सिबल है, 2nd वाला रिवर्सिबल है, 3rd वाला इरिवर्सिबल है, 4th वाला फिर रिवर्सिबल है, और 5th वाला भी क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारी डिटेल जो है लिख लिया है। हमने 5 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, 1 से लेके 5, जिसमें आप जानते हैं कि हमने ATP का इस्तेमाल किया है, हमें मिले नहीं है। अब देखते हैं 6 से लेके 10th स्टेप में, वहां पे हमें ATP मिलने वाली है, मतलब प्रॉफिट हमारा होने वाला है। तो अब क्या होगा, नाउ वी हैव व्हाट,
आपको मैंने बताया कि ये वाला कंपाउंड भी क्या हो चुका है, इसी में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो नाउ वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स मी टेक हियर, तो आई हैव ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं इसकी डिटेल लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूँगा सर 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का है, तो आप कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल कितना होगा, 2 × 3C = 6C, क्योंकि जो एक मॉलिक्यूल था वो कितने का था, 3 कार्बन का था। और कितने फॉस्फेट है यहाँ पे बताओ, फॉस्फेट आपके पास एक ही है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉस्फेट कितना है, एक फॉस्फेट। ये होगा इसकी डिटेल, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ यू विल सी कि ये जो कंपाउंड है ये चेंज होगा नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर, जिसे आप कहोगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये कन्वर्ट होगा इस वाले कंपाउंड के अंदर। तो क्या हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इसकी डिटेल अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आएगा आपके अगेन ये भी 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो 2 कितने के होंगे, 2 × 3C मीन 6C, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल कितने का था, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कितने का है, 3 कार्बन का। कितने फॉस्फेट है इसमें, इस एक में एक फॉस्फेट है, ठीक है, एक फॉस्फेट है। लेकिन एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट है ना, 2 मॉलिक्यूल्स में कितने फॉस्फेट होंगे, 2 फॉस्फेट, तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट लिखो। और ये जो ऊपर ऐसे भी ठीक कर लो, आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में जो है एक फॉस्फेट है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ पे जो हम मेंशन कर रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फेट होंगे, 2 फॉस्फेट, ठीक है। ओके सर, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा। तो जब ये आगे कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पे ये जो है ना इस, अच्छा इनके बीच में ना कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले काम करते हैं, सारे कंपाउंड्स लिखते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा कहाँ पे NADH बनेगा, कहाँ पे ATP बनेगा, वो सब हम सीखेंगे। तो पहले क्या है, ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है कन्वर्ट होगा नेक्स्ट कंपाउंड में, जिसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। और फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, फाइनली फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, लास्ट पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड। एंड हुर्रे, वी गॉट आवर फाइनल कंपाउंड विच इज पायरुविक एसिड। तो देख पा रहे हैं किस तरीके से हमने ग्लूकोज से स्टार्ट किया और हमने क्या बना दिया, पायरुविक एसिड बना दिया। स्टेप्स के नाम दिखाऊं मैं आपको, देखो ये था आपके पास, इससे पहले क्या था, 5th स्टेप था ये, अब आएगा 6th स्टेप, तो ये हो गया 6th स्टेप, फिर आएगा आपका 7th स्टेप, ये आ गया आपका 8th स्टेप, ये 9th स्टेप और ये 10th स्टेप। 10 में से कौन कौन से स्टेप जो थे वो इरिवर्सिबल थे, 1st, 3rd एंड 10th वाला, मीन्स 10th वाला इरिवर्सिबल है, बाकी सारे रिवर्सिबल हैं, तो ये भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है, ये भी और ये भी, लास्ट वाला इरिवर्सिबल है। फाइन, अब आओ बात करते हैं यहाँ पे कुछ छोटी सी डिटेल हमारे पास है कि यार ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको। ये देखो, तो वी वर हैविंग दिस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसमें क्या किया हमने, यहां से ना 2 हाइड्रोजन का रिमूवल कर दिया, ठीक है, एक मॉलिक्यूल। वट एवर आई एम टीचिंग यू हियर दैट इज फॉर 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जो हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, वैसे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं प्रॉपर यहाँ पे, लेकिन अभी मैं एक लिख रहा हूं और ये भी सभी 2 हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हमने रिमूव किए किसी कोई एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में से। अब जो 2 हमने हाइड्रोजन रिमूव किए हैं ना यहाँ पे, है ना, हमने यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन हमने रिमूव किए हैं, ये क्यों रिमूव करे सर, ये हमने क्यों रिमूव करे, हमने इसको रिमूव किया क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में हमारे पास पहले से क्या अवेलेबल है, NAD+ अवेलेबल है। इसको हम ये वाले 2 हाइड्रोजन देने वाले हैं, तो इसको हम देंगे ये 2 हाइड्रोजन, तो क्या होगा, ये जो NAD+ है
ये दो हाइड्रोजन टूट जाएंगे और क्या बनाएंगे, दो प्रोटॉन्स, या मैं ऐसे लिखता हूं इसको, क्योंकि एक हाइड्रोजन किससे बना होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से। तो यहां पे क्या बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन प्लस एक प्रोटॉन। बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैंने दो हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन्स और दो प्रोटॉन लिख दिया। अब इसको देखो, इसको देखो, जो प्लस वाला चार्ज है और नेगेटिव वाला चार्ज है, इनको मैं मिलाऊंगा तो क्या होगा, ये कंपनसेट हो जाएंगे आपस में, और मेरे पास क्या बचेगा, NaD बचेगा सिर्फ। इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को कंपनसेट मार दिया। अब क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन और प्लस एक और प्रोटॉन। अब जब ये जो है ना, ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, आई विल बी गेटिंग NaD। ये जो प्रोटॉन है इसका पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ लगा दूँ, है ना, या ऐसे एक काम करते हैं इसको, ये जो NaD है और ये क्या बन जाएगा, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन बन जाएगा, तो NaDH, और प्लस में एक प्रोटॉन बच गया, मीन्स H प्लस। तो ये मेरे पास बनके तैयार हो गया। मतलब कि अगर आप NaD प्लस को दो हाइड्रोजन दोगे तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसा कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको बुक में, लेकिन ऐसा डिटेल में होता है। तो वहाँ बुक में क्या लिखा होगा सर, बुक में लिखा होगा कि भाई NaD प्लस जो है इसको रिडक्शन करवा दोगे, इसका रिडक्शन मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड करवा दोगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaDH प्लस H प्लस में। अब कुछ रेफरेंस बुक में NaDH प्लस H प्लस ना लिख के NaDH लिखा होता है, और कुछ बुक्स में NaDH2 लिखा होता है। ये सारी ही बातें सेम है, ठीक है। ये था थोड़ा सा बेसिक्स जो आपको एनीवेज पता होना चाहिए बिफोर गोइंग ऑन दिस टॉपिक। तो होपफुली ये बेसिक जो है ये आपको समझ में आ चुका होगा। क्या इसमें कोई किसी को डाउट है? सर होगा भी तो कैसे पूछेंगे, कमेंट सेक्शन ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे देखो, अब हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। हमने यहाँ पे दो हाइड्रोजन को निकाला, दो हाइड्रोजन को निकालने के बाद हमने क्या किया, NaD प्लस को कन्वर्ट करवा दिया NaDH के अंदर। सो नाउ हियर व्हाट वी हैव यहाँ पे हमने NaD प्लस को कन्वर्ट करा दिया NaDH के अंदर। मैं भी सिर्फ NaDH लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये एक मॉलिक्यूल से हुआ है, तो जब मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स रहे होंगे तो आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है ना वो एक NaD प्लस को एक NaDH में कन्वर्ट करता है। तो दो मॉलिक्यूल्स कितना करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स आपके दो NaDH को NaD प्लस को कन्वर्ट कर देंगे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH के अंदर। फाइन, तो इस वाले स्टेप में क्या हुआ है, ये वाला पार्ट हुआ है। और यहां पे जो एंजाइम हम यूज करते हैं उसका नाम है डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस पूरा नाम है उसका, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, ये उसका पूरा नाम है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 phosphate dehydrogenase, this is the complete name of that enzyme। सर इसे डिहाइड्रोजनेस क्यों कहा, बिकॉज आप देख लो इसमें हमने क्या किया है, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकाले हैं, और हाइड्रोजन को निकाल कौन सा एंजाइम सकता है, डिहाइड्रोजनेस, तो इसलिए हमने उसका नाम रख दिया। अब क्या होगा, तो ये स्टेप आया समझ में। मैंने इसके साथ क्या किया, मैंने ये सारा काम करके इसमें से ये बनवा लिया, ठीक है। इसके पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे 3, ये कन्वर्ट होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, ठीक है। अब सर इसमें तो एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा है, इसमें फॉस्फेट नहीं था, ये फॉस्फेट कहाँ से आ गया, ये फॉस्फेट प्रोवाइड करने वाला जो कंपाउंड होगा उसे आप कहते हो H3PO4। इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और ये जो है अपने फॉस्फेट निकाल के इस कंपाउंड को दे देगा, एंड दैट इज हाउ वी गेट दिस कंपाउंड। तो इस वाले स्टेप में, कौन से वाला, 6th वाला स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ है, हमने हाइड्रोजन रिमूव करके NaD प्लस को NaDH में कन्वर्ट करवाया है, और दूसरा हमने H3PO4 प्रोवाइड करवा के हमने इसमें फॉस्फेट भी ऐड करवाया है, ठीक है। इसलिए इस स्टेप को आप कह सकते हो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है।
या फिर डिहाइड्रोजनेशन। तो हम इसको डिहाइड्रोजनेशन स्टेप देंगे, नाम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे। इस वाले कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में हमारे पास सिर्फ एक ही फॉस्फेट है। इस कंपाउंड में हमारे पास सिर्फ एक ही फॉस्फेट है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं सर? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन से बना है? 3 कार्बन से। तो 2 कितने से बनेंगे? 6 कार्बन से। तो 2 × 3 से इक्वल टू 6 कार्बन, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल कितने से था? 3 कार्बन से। और उस एक मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फेट थे? एक ही फॉस्फेट। और 2 में कितने होंगे? 2 फॉस्फेट। देख लो ध्यान से, ऑब्जर्व कर लो इसको, पॉज द वीडियो, ठीक है। अब आगे देखो, इस वाले में भी क्या है? सेम डेटा है कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, और एक ही फॉस्फेट है, मतलब सब कुछ सेम है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो अगेन एक फॉस्फेट है और वही सेम 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, सब कुछ सेम है। लास्ट वाले में देखो, लास्ट में फॉस्फेट नहीं है। तो ये आपके पास अगेन हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल कितने का बना हुआ है? 3 कार्बन से, मतलब 2 × 3 से इक्वल टू 6C। और इसमें कितने फॉस्फेट? 0 फॉस्फेट, है ना। एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का। और कितने फॉस्फेट थे? 0 फॉस्फेट। ये हमारे पास इसका डिटेल हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आप नोटिस करेंगे तो क्या बनेगा, इस पॉइंट पे अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 2 फॉस्फेट थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉस्फेट है। तो वो फॉस्फेट कहाँ चला गया? उस फॉस्फेट का हमने इस्तेमाल किया एटीपी को बनाने में, तो हमने यहाँ पे एडीपी को बुलाया, उसको एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिया और कन्वर्ट करवा दिया हमने एटीपी के अंदर। आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में से एक फॉस्फेट निकाल के एक एटीपी बनवाया होगा, लेकिन वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे 2 एडीपी को बुला के हमने 2 एटीपी बनवा लिए। कूल, साउंड्स गुड। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये वाला स्टेप जो है ये आइसोमराइजेशन है ना। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया है ना, तो इट इज नथिंग बट आइसोमराइजेशन। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो होगा आइसोमरेज, आइसोमरेज, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट वाले स्टेप में देखो, इस स्टेप में क्या हुआ, 2 फॉस्फो जो है वो फॉस्फो इनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे जो एंजाइम हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम हो जाएगा इनॉलेज, क्योंकि यहाँ पे क्या किया हमने, इनॉल ग्रुप को ऐड कर दिया है इस वाले कंपाउंड में, तो इनॉलेज लग जाएगा। और लास्ट स्टेप में देखो फिर हम क्या करेंगे, लास्ट वाले स्टेप में अगर आप वापस देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉस्फेट था, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, और लास्ट में क्या है, पायरुविक एसिड। तो फॉस्फेट फिर हट गया, तो फॉस्फेट अगर वापस से हटा है तो हमने क्या किया होगा, एक एडीपी को फिर बुलाया, उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करवाया और एटीपी में कन्वर्ट करवाया। लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स थे तो 2 एडीपी को बुलाया होगा और 2 एटीपी में कन्वर्ट करवाया होगा। अंडरस्टूड, सिंपल है ना। और इस वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन, मतलब हम यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे हम वाटर का रिमूवल करवाते हैं। यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव भी होगा, 1 से 1 तो 2 से 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने वाले हैं, फाइन। और यहाँ पे जो एंजाइम का इस्तेमाल होगा, दैट नेम ऑफ दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज, इस वाले पॉइंट में आप देख पा रहे हैं पायरुविक एसिड बना है ना, तो आप यहाँ पे जो एंजाइम यूज करेंगे वो होगा आपका पायरुविक एसिड एंजाइम, ठीक है। और इस जगह पे जो एंजाइम आप यूज करने वाले हैं वो होगा आपका काइनेस, या आई थिंक म्यूटेस, है ना। स्टेप्स क्या हैं, 6, 7, 8, 9th, 10th। यहाँ पे जो एंजाइम आप यूज करोगे ना, यहाँ पे आएगा काइनेस और यहाँ पे आएगा म्यूटेस, और ये जो एंजाइम है इसका नाम है पायरुवेट काइनेस, फाइन। तो सारे एंजाइम्स के नाम हो गए, कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है ये मैंने आपको बता दिया, हर कंपाउंड की डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, ठीक है। और दैट्स अबाउट द प्रोडक्ट्स और सबस्ट्रेट, और इस तरीके से आपका ये ग्लाइकोलिसिस जो है यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। ध्यान से वीडियो को देखना है, थोड़ा सा मैंने स्पीड अप में करवाया है क्योंकि मेरे को लगता है कि आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो जस्ट अ काइंड ऑफ अ रिवीजन फॉर यू, ठीक है। और इन वाले स्टेप्स में क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम हुई थी, और इन वाले स्टेप्स में हमारे पास क्या है, एनर्जी रिलीज हुई है ना। देखा जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि 2 और 2 4 एटीपी मिले हैं हमें, और 2 NADH मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लास्ट वाले स्टेप में कि अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास,
2 NADH मिले हैं और 4 ATP मिले हैं। लेकिन कोई आपसे पूछे कि बताओ नेट ATP कितना होगा या नेट गेन कितना होगा, तो आपको बोलना है कि सर हमें पता है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट से लेके 5th स्टेप में क्या हुआ था, ATP यूज हुए थे, है ना। तो 4 ATP मिले हैं, उनमें से 2 यूज हो चुके थे, दीज आर कंज्यूम्ड ATP, कंज्यूम ATP इन द स्टेप ऑफ 1st to 5th। और ये क्या है, ये हमारे रिलीज ATP है। कौन से स्टेप में, फ्रॉम द स्टेप 5th टू लेके 10th तक। और टोटल नेट गेन कितना हो गया, 2 ATP का हमें नेट गेन हुआ है। तो अगर आपसे नेट गेन पूछे तो इतना आएगा, रिलीज पूछे तो इतना आएगा, और NADH पूछे तो आपके पास 2 NADH बनने वाले हैं। फाइन, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। इसके बाद देखा जाए तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो होता है ये वो स्टेप है जहाँ पे आपके पास डायरेक्ट ATP मिल रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 7th वाला स्टेप और 9th वाला स्टेप, सॉरी 10th वाला, तो 7th वाला और 10th वाला ये स्टेप ऐसे हैं जहाँ पे आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मिल रहा है। मतलब ऐसे वाले स्टेप जहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ATP मिले, ऐसी वाली ना मिले, ये इनडायरेक्ट फॉर्म है, इसको आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा ATP के अंदर, तो ये नहीं है ना। ये वाला और ये वाला स्टेप क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, इसको आप रीड कर सकते हैं। और 1st, 3rd, 10th वापस बता रहा हूँ ये स्टेप्स कैसे हैं आपके। दी स्टेप्स आर इरिवर्सिबल स्टेप। 1st to 5th के आपके एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स हैं, 6th to 10th के आपके एनर्जी रिलीजिंग स्टेप्स हैं, और ATP फॉर्मेशन जो है वो 7th और 10th स्टेप में हुई है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो आपके पास एक तरीके से जो पेसमेकर है, इस पूरी रिएक्शन का पेसमेकर कौन है, वह है आपका फ्रक्टोकाइनेस, वह है आपका फ्रक्टोकाइनेस। हाँ ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज पेसमेकर ऑफ दिस ग्लाइकोलिसिस। तो फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेस, दिस इज द थिंग। एंड लास्ट आपके पास रेट लिमिटिंग स्टेप्स कौन से होते हैं, तो वही वाले, कौन से, 1st, 3rd और 10th, ये 3 स्टेप्स जो हैं ये आपके रेट लिमिटिंग स्टेप्स होंगे। एंड हियर वी कंप्लीट दिस होल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। होप यू एंजॉय दिस वन। थोड़ा शायद लेंदी हो गया हो बिकॉज ये फर्स्ट वीडियो थी। एंड विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। यू कैन ऑल्सो कमेंट मी सम अदर टॉपिक्स जो आप समझना चाहते हैं, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर द सेशन। बाय बाय।